Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a remaining part of the chapter, that is natural resources. In the previous class we had discussed about the forest. What is the forest? The large area covered with the tree is known as forest. Then हमने ये देखा था कि फॉरेस्ट के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, कि जहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं उनके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेज को मेंटेन रखते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, एंड हमारे एटमॉस्फेयर को क्या देते हैं, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करवाते हैं, टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, वुड प्रोवाइड करते हैं। सो इतने सारे काम जो हैं वो फॉरेस्ट से हो जाते हैं, इसलिए जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट था डिफोरेस्टेशन. व्हाट इज द डिफोरेस्टेशन? कटिंग ऑफ द ट्रीज इन द लार्ज अमाउंट और कटिंग ऑफ द होल फॉरेस्ट इज नोन एज डिफोरेस्टेशन, यानी कि फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना इज नोन एज डिफोरेस्टेशन. एंड व्हाट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द डिफोरेस्टेशन? हमारी जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सब की परसेंटेज बहुत कम हो जाएगी, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अगर हम ट्रीज को कट कर देंगे देन ऑक्सीजन अपने आप इनबैलेंस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाएगी, सॉइल एरोजन्स हो जाएगा, ह्यूमिडिटी नहीं प्रोवाइड होगी, ड्रॉट की कंडीशन आ जाएगी, फ्लड की कंडीशन हो जाएगी। तो ये सब इसके एडवर्स इफेक्ट थे किसके? डिफोरेस्टेशन के। नेक्स्ट हमने ये देखा था कि हम फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, हाउ वी डू कंजर्व द फॉरेस्ट। सो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी। फिर उस वीडियो में हमने 2 पॉइंट्स देखे थे, जूम कल्टीवेशन एंड सोशल फॉरेस्ट्री। सो ये जूम कल्टीवेशन और सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है ये हमें डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक सोशल फॉरेस्ट्री. सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है? देखो, कोई भी एनजीओ लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर, नॉन गवर्नमेंट लेवल पर, पर्सनल लेवल पर प्लांटेशन करना, उसी को हम क्या कहते हैं? सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं। जैसे आप सपोज करो कि हम ये सोचते हैं कि अगर हमारा बर्थडे आएगा तो हम एक प्लांट लगाएंगे, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो हमारा खुद का घर हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कुछ भी हो। सो हम ये सोचते हैं कि किसी स्पेशल ओकेज़न पर हम एक प्लांट को ग्रो कराएंगे, या कोई स्पेशल ओकेज़न नहीं है तब भी हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाते हैं कि हर किसी को 1 वीक बाद क्या करना है? प्लांटेशन करना है, एक प्लांट को ग्रो करना है। सो हम नॉन गवर्नमेंट लेवल पर या गवर्नमेंट लेवल पर, तो या फिर गवर्नमेंट जो है या फिर फॉरेस्ट का कोई डिपार्टमेंट है वो ये इंश्योर कर रहा है कि हमें प्लांटेशन करनी है, या फिर हम क्या है? नॉन गवर्नमेंट है, हम भी ये इंश्योर करें कि हमें प्लांटेशन करना है, चाहे वो पर्सनल लेवल है, चाहे वो एनजीओ लेवल है, चाहे वो कुछ है, हम किसी एनजीओ में इन्वॉल्व है तो वो एनजीओ क्या कर रहा है? वो एनजीओ ये कर रहा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना है। सो आप चाहे पर्सनल लेवल पर कर रहे हो, चाहे आप एनजीओ लेवल पर कर रहे हो, नॉन गवर्नमेंट लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर, कुछ भी है, हमें क्या करना है? प्लांटेशन करना है। इसी को हम क्या कहते हैं? सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं। सो ये सब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। ये बेसिकली सोशल फॉरेस्ट्री क्यों की जाती है? ताकि जो हमारा फॉरेस्ट है वो प्रोटेक्ट रहे, हमारी कंट्री में फॉरेस्ट की जो नंबर है वो कम नहीं हो, डिफोरेस्टेशन नहीं हो। अगर डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जिनको वुड चाहिए, टिम्बर चाहिए, अगर उनको डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो हम वहाँ पर फिर से क्या कर दे? प्लांटेशन कर दे, और इस तरह से हमारे जो फॉरेस्ट की जो नंबर है वो कंटिन्यू रहे। सो इट इज़ द मैनेजमेंट, एक तरह से मैनेजमेंट है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट का क्या है? प्रोटेक्शन है। एंड डिफोरेस्टेशन ऑफ बैरन एंड डिफोरेस्टेड लैंड विद द पर्पस ऑफ हेल्पिंग इन्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट है सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट. इससे क्या होगा? सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट भी होगा. प्रोग्राम ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. ये एक प्रोग्राम है पीपल के लिए. किसके लिए? ये हम लोगों के लिए है ये, ठीक है. प्रोग्राम ऑफ पीपल, ये जो प्रोग्राम है इसको कौन कर रहे हैं? पीपल कर रहे हैं. किसके लिए कर रहे हैं? पीपल के लिए कर रहे हैं. और बाय द पीपल, और कौन कर रहा है? पीपल ही कर रहे हैं. प्रोग्राम ऑफ द पीपल, ये एक लोगों का प्रोग्राम है जिसमें फॉर द पीपल, जो लोगों के बारे में सोच रहा है, और बाय द पीपल, और उसको पीपल ही कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल लेवल पर हो, चाहे वो एनजीओ लेवल पर हो, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर हो, किसी भी लेवल पर हो,
उसको हम क्या कह रहे हैं, सोशल फॉरेस्ट्री कह रहे हैं। किसी भी लेवल पर मैनेज करना, फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन करना, प्लांटेशन करना इज नोन एज सोशल फॉरेस्ट्री। इतनी सी लाइन आपको लर्न रखनी है। नेक्स्ट इसके कंपोनेंट क्या क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट, प्लांटेशन डन बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू मीट द नीड ऑफ पब्लिक एट पब्लिक प्लेस लाइक कैनाल, रोड साइड, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। यानी कि एक तो है कि प्लांटेशन किया जा रहा है किसके थ्रू, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो प्लांटेशन कर रहे हैं, और कहाँ पर कर रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस पर कर रहे हैं, लाइक हॉस्पिटल्स हो गया, कैनाल्स हो गया, रोड साइड्स हो गए। यहाँ के आसपास जो लोग हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो क्या कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, ताकि पब्लिक की जो नीड है वो कंप्लीट हो सके। जैसे उनको वुड चाहिए तो उनको वुड मिल सके, टिम्बर चाहिए तो टिम्बर मिल सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्लांटेशन ऑन द पब्लिक डिमांड, पब्लिक लैंड बाय द विलेजर्स। पब्लिक की जो लैंड है वहाँ पर विलेजर्स के थ्रू प्लांटेशन किया जा रहा है, देन इट इज़ ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ द सोशल फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी प्लांटेशन कर रहा है, यानी कि गवर्नमेंट लेवल पर हो गया। और ये कैसे हो गया, ये हमारे नॉन गवर्नमेंट लेवल पर हो गया, यानी पर्सनल लेवल पर भी हो सकता है, एनजीओ लेवल पर भी हो सकता है, ठीक है। जो विलेजर्स है वो अपनी पब्लिक लैंड पर क्या कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री क्या है, एनजीओ लेवल पर, पर्सनल लेवल पर, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट दोनों लेवल पर क्या हो रहा है, प्लांटेशन हो रहा है। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं उनको बचाना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, मैनेज करना है। और ये इनके जो कंपोनेंट्स है, या तो वो विलेजर्स कर रहे हैं या फिर कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। रीप्लांटेड डिग्रेडेड लैंड्स टू मेक द इकोलॉजिकल बैलेंस। जो भी लैंड है जो कि डिग्रेड हो चुकी है, खराब हो चुकी है, उसको भी क्या करना है, रीप्लांट करना है, यानी उस पर हम फिर से क्या कर दें, प्लांटेशन कर दें। देन उस पर वो भी क्या बन जाएगा, एक फॉरेस्ट बन जाएगा, वहाँ भी बहुत सारे ट्रीज आ जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंक्रीज फॉरेस्ट एरिया एंड एम्प्लॉयमेंट। फॉरेस्ट के एरिया को बढ़ाने के लिए भी कर रहे हैं, इंक्रीज फॉरेस्ट एरिया टू गेट फोडर। अब हम फॉरेस्ट के एरिया को इंक्रीज़ क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोडर मिल सके, टिम्बर मिल सके, वुड मिल सके, मेडिसिन वगैरह अवेलेबल हो सके। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट के एरिया को बढ़ा रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, एंड जो डिग्रेडेड लैंड है उनको भी वापस से रीप्लांट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का भी क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव है। फॉर इन्वायरमेंट, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल, सोशल और रूरल, इन तीनों के डेवलपमेंट के लिए भी क्या किया जा रहा है, सोशल फॉरेस्ट्री की जा रही है, ठीक है। सो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है। नेक्स्ट है आपका झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था, लेकिन एक बार दोबारा सुन लो। इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है फ्लोरा, इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है क्या, फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है एंड फोना क्या होता है, इसको समझ लो। फ्लोरा होता है ग्रुप ऑफ फ्लावर्स या ग्रुप ऑफ ट्रीज, और फोना होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स या फिर वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, ठीक है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं फ्लोरा ऑफ जयपुर, सो फ्लोरा ऑफ जयपुर का मतलब क्या है, जयपुर के सारे ट्रीज का कलेक्शन क्या होगा, फ्लोरा होगा। अगर हम बोल रहे हैं फोना ऑफ जयपुर, तो फोना ऑफ जयपुर का मतलब क्या है, जयपुर के सारे एनिमल्स का कनेक्शन इज नोन एज फोना ऑफ जयपुर। सो फोना तो क्या होता है, एनिमल्स का ग्रुप, और फ्लोरा क्या होता है, ट्रीज का ग्रुप, प्लांट्स का ग्रुप। इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं, ठीक है। सो अब देखो झूम कल्टीवेशन क्या होता है, इट इज़ द टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच फ्लोरा ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, देखो फ्लोरा वर्ड आ गया, फ्लोरा मतलब ग्रुप ऑफ ट्रीज, यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन के सारे फ्लोरा को फिनिश कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, बर्न कर दिया जाए। क्यों बर्न कर रहे हैं, सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, यानी कि किसी पर्टिकुलर रीजन का फ्लोरा, जैसे हम बात करें फ्लोरा ऑफ जयपुर, तो जयपुर के जितने भी ट्रीज है, प्लांट हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया,
क्योंकि उनको सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना है। सो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने फॉरेस्ट को बर्न कर दिया। अब बर्न करने के बाद उनकी ऐश बन गई। अब जब वो ऐश सॉइल में जाके मिक्स होगी देन क्या बन जाएगा उसके, देन वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देगी। अब जब सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो गई देन वो उस लैंड को अब किस में यूज़ करेंगे, एग्रीकल्चर में यूज़ करेंगे, फार्मिंग में यूज़ करेंगे। ठीक है, इन चीज़ों में यूज़ करने के बाद वो स्टार्टिंग में जो क्रॉप आएंगी वो बहुत अच्छी होंगी, लेकिन आफ्टर द 2 to 3 years ऑफ हार्वेस्टिंग उनकी वो लैंड पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। फिर वो क्या करेंगे, उस लैंड से किसी दूसरे फॉरेस्ट में चले जाएंगे और फिर उस दूसरे फॉरेस्ट पर भी यही सेम मेथड को वो अप्लाई करेंगे, फॉलो करेंगे। फिर से उसको बर्न करेंगे, बर्न करके उसकी ऐश बनेगी, वो सॉइल में जाके मिक्स होगी। मिक्स होने पर सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होगी और फिर स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी क्रॉप्स आएंगी, लेकिन 2 to 3 years बाद उनकी वो लैंड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। और अगर आप उस लैंड पर दोबारा फॉरेस्ट को ग्रो करवाना चाहते हो देन आप वो नहीं कर सकते, आप दोबारा से वहाँ पर प्लांटेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब वो लैंड पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, उसमें सॉइल की फर्टिलिटी कम हो चुकी है, डिक्रीज़ हो चुकी है। ठीक है, सो ये मेन रीज़न है किसका, डिफॉरेस्टेशन का। यानी कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसका जो मेन रीज़न है वो जूम कल्टीवेशन है। और सही बात है, क्योंकि जूम कल्टीवेशन में क्या कर रहे हैं, जूम कल्टीवेशन में जो पूरे फॉरेस्ट को जला रहे हैं उसके सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए और वहाँ पर फार्मिंग करने के लिए पूरे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, और जब पूरा फॉरेस्ट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा देन ये क्या है, डिफॉरेस्टेशन ही तो है। सो डिफॉरेस्टेशन का मेन रीज़न जो है वो जूम कल्टीवेशन है। आपकी बुक में क्वेश्चन भी दिया है कि जूम कल्टीवेशन इज़ द मेन रीज़न ऑफ डिफॉरेस्टेशन, एक्सप्लेन इट। सो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन है उसका मेन रीज़न क्या है, जूम कल्टीवेशन। देन आपको ये सब लिखना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है, सो मैंने यहाँ क्या लिखा, इट इज़ अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच फ्लोरा ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन इज़ बर्न, जहाँ पर किसी पर्टिकुलर रीजन के फ्लोरा को यानी कि ग्रुप ऑफ ट्रीज़ को बर्न कर दिया जाए एंड टू एशेज़, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एशेज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। और क्या करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे एंड ऑब्टेनिंग लैंड फॉर फार्मिंग। सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ क्यों करी, उन्होंने जलाया क्यों उसको, ताकि उनको फार्मिंग करने के लिए क्या मिल जाए, लैंड मिल जाए। देन आफ्टर 2 to 3 years ऑफ हार्वेस्टिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज डिक्रीजेज, देन पीपल मूव टू द अदर फॉरेस्ट। फिर जब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी आफ्टर 2 to 3 years ऑफ हार्वेस्टिंग, देन वो क्या करेंगे, दूसरे प्लेस पर मूव करेंगे एंड वहाँ पर भी वही सेम फंक्शन को वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, फिर इससे क्या होगा, फिर वो दूसरे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे, फिर दूसरे से वो तीसरे में जाएंगे, फिर तीसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे। इस तरह से जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वो बढ़ रहा है। सो ये जूम कल्टीवेशन जो है वो मेन रीज़न है डिफॉरेस्टेशन का। नेक्स्ट है, हमारी कंट्री में कहाँ पर मेनली जूम कल्टीवेशन होता है, तो वो होता है नागालैंड में, मिज़ोरम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में एंड असम में। इन जगह पर मेनली क्या होता है, जूम कल्टीवेशन होता है। ठीक है, दे अडॉप्ट दिस मेथड, मेनली ये जो सिटीज़ हैं ये इस मेथड को अडॉप्ट करती है। और इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ है प्रमोट डिफॉरेस्टेशन। क्यों यूज़ करते हैं जूम कल्टीवेशन को, ताकि डिफॉरेस्टेशन है वो बढ़ जाए, इनको सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाए और इनकी जो फार्मिंग है इनकी फार्मिंग अच्छे से हो सके। ठीक है, सो ये किसको प्रमोट कर रही है, डिफॉरेस्टेशन को प्रमोट कर रही है। सो दिस इज़ द जूम कल्टीवेशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जूम कल्टीवेशन क्या होता है एंड व्हाट इज़ द सोशल फॉरेस्ट्री। ओके, नाउ लेट्स मूव। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि वाइल्ड लाइफ क्या होती है। सो ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट and they are responsible for getting their own food, water and shelter such। अच्छा ये बताओ, अब इसका मतलब समझ में आ गया आपको, ये मैंने क्या बोला, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट, जितने भी प्लांट्स है जितने भी एनिमल्स है
सब अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना पसंद है, सब अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। सो जैसे कि फिशेस हैं वो कहाँ रहना पसंद करेगी, ओशंस में, सीज में, यहाँ रहना पसंद करेंगी। सो वो उनका क्या है, नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है। अगर टाइगर्स वगैरह हैं, लेपर्ड्स हैं, तो ये सब कहाँ रहना पसंद करते हैं, फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं। तो वो सब उनके लिए क्या है, उनका नेचुरल हैबिटेट है। सो जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं। और जो प्लांट्स और एनिमल अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं उनको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। और उनके शेल्टर के लिए, उनके वाटर के लिए, उनके फूड के लिए वो खुद पर ही डिपेंड रहते हैं, यानी कि उनको रहना कहाँ पर है। जैसे अगर हम टाइगर की बात करें तो टाइगर है, उनका जो रहना, खाना, कुछ भी है, शेल्टर है, फूड है, वाटर है, सब कुछ उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। हमने उसको डोमेस्टिकेट नहीं किया, हमने उसको पाल नहीं रखा, वो कैसा है, अनडोमेस्टिकेटेड है। कैसा है, अनडोमेस्टिकेटेड है, हमने उसको पाल नहीं रखा। चाहे हम काऊ की बात कर रहे हैं, चाहे हम डॉग की बात करें, किसी की भी बात करें, हमने उसको पाल नहीं रखा, वो तो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रही है। और उसका जितना भी फूड का, वाटर का, शेल्टर का, जो भी उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी फैसिलिटीज़ है, वो खुद ही अपने लिए देख रही है या देख रहा है। टाइगर है, काऊ है या डॉग है, सब खुद ही कर रहा है वो। सो इसको हम क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ कहते हैं। जैसे सपोज करो फिशेज़ है, एक वो ओशंस में रह रही है, एक आपने घर में छोटा सा जार के अंदर आपने फिशेज़ रखी हुई है। सो जो आपने घर में रखी हुई है वो उसका नेचुरल हैबिटेट है क्या, नहीं है उसका नेचुरल हैबिटेट। फिर आप उसको फूड आप ही देते हो, ठीक है। अगर उसको फूड की ज़रूरत पड़ती है तो आप ही उसको खिलाते हो, आप रखते भी उसको आप ही हो, ठीक है। उसका जो हैबिटेट है वो उसका नेचुरल नहीं है, और जो भी उसका खाना है, फूड है, शेल्टर है, वाटर है, सब कुछ आप दे रहे हो, यानी उसका डोमेस्टिकेशन कर रहे हो, उसको पाल रहे हो। लेकिन अगर हम एक ओशन वाले फ़िश की बात करें तो क्या आप ओशन वाली फ़िश को फूड देकर आते हो, नहीं देकर आते ना। वो तो खुद पर ही डिपेंड रहती है कि सारा काम मुझे ही करना है, मुझे आकर कोई ढाल कर नहीं जाएगा, मुझे खुद को ही करना है। वो अनडोमेस्टिकेटेड है, साथ में वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है। सो उस वाले को, ओशन वाली फिशेस को हम कहेंगे कि वो वाइल्ड लाइफ है। सो यहाँ पर ये लिखा है, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन देयर नेचुरल हैबिटेट। जितने भी प्लांट और एनिमल है वो सब अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना पसंद करेंगे। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, और वही रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, अपने खुद के फूड के लिए, वाटर के लिए एंड शेल्टर के लिए। सच अनडोमेस्टिकेटेड ऑर्गेनिज्म आर नोन एज वाइल्ड लाइफ। ऐसे अनडोमेस्टिकेटेड ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है, इंडिया हैज़ 24% ऑफ टोटल लैंड एरिया। इंडिया का 24% ऑफ टोटल लैंड एरिया क्या है, वाइल्ड लाइफ से कवर है। और जो 81% है वो टोटल उसकी बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। टोटल 81% क्या है, टोटल बायोडाइवर्सिटी है। ये डाटा आपको लर्न रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है रीज़न फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। एक्सटिंक्शन यानी कि ख़त्म होना, कि वाइल्ड लाइफ के ख़त्म होने का रीज़न क्या है। सो ये हमें देखना है। फर्स्ट रीज़न है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, सेकंड रीज़न है इलीगल पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, थर्ड है पोल्यूशन, एसिड, ग्रीन हाउस इफेक्ट, फोर्थ है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन। तो हम धीरे धीरे करके स्टडी करते हैं। फर्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। इसका मीनिंग क्या है, ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ेगी और ह्यूमन की नीड भी बढ़ेगी। जब उनकी नीड बढ़ रही है देन उसके लिए क्या कर रहे हैं, वो फॉरेस्ट को अपने हैबिटेट के लिए यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, वहाँ पर वो अपनी क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हाउसिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं। सो इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, जितने भी नेचुरल हैबिटेट्स हैं वाइल्ड लाइफ के उनको ख़त्म कर रहे हैं। किसके लिए ख़त्म कर रहे हैं, अपनी नीड को पूरा करने के लिए। और उनकी नीड क्या है, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, इंडस्ट्रीज़, इन सब को लगाने के लिए वो उनके नेचुरल हैबिटेट्स को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड रीज़न है द लार्ज स्केल वाटर प्रोजेक्ट लाइक बाखड़ा नागल रिक्वायर द लैंड। जैसे एक डैम प्रोजेक्ट था जिसका नाम था बाखड़ा नागल, तो इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लैंड की ज़रूरत थी। तो इन्होंने क्या किया कि जो
फॉरेस्ट एरिया था, जो भी उनकी नेचुरल हैबिटेट थी, मोस्टली फॉरेस्ट एरिया होते हैं, जो फॉरेस्ट एरिया था वहाँ को उसको डिस्ट्रॉय करके उन्होंने ये डैम, ये जो प्रोजेक्ट है, वाटर प्रोजेक्ट है, इन्होंने बनवाया था। सो इस तरह से भी क्या हो रहा है, इन प्रोजेक्ट्स के कारण भी जो लैंड्स हैं उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑयल लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंक्स डिस्ट्रॉय ओशन हैबिटेट। अब सपोज करो शिप में कोई ऑयल का टैंक लेकर जा रहे हैं, शिप है उसके अंदर आप ऑयल का टैंक लेकर जा रहे हो और कहीं से वो लीक हो जाए, और वो लीक होकर सारा का सारा ऑयल कहाँ जाएगा, वाटर में जाएगा, ओशन में जाएगा, और ओशन में कितने सारे नेचुरल हैबिटेट हैं। सो इतना जो ऑयल है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो इतना सारा केमिकल्स अगर वाटर में जाएगा, ओशन में जाएगा, तो उनके नेचुरल हैबिटेट पर तो असर आएगा ही आएगा, पूरा का पूरा वाटर ख़राब हो जाएगा, ओशन ख़राब हो जाएगा। ठीक है, साथ में उनकी जो फिशेस वगैरह हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको भी नुकसान होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारा रीज़न है वो है इल्लीगल पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि वाइल्ड लाइफ की हंटिंग करना। वाइल्ड लाइफ की हंटिंग करने से भी क्या होता है, उनका नेचुरल हैबिटेट उनसे छीन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉल्यूशन, एसिड रेन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये सारे जो इफेक्ट है, पॉल्यूशन, एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इनसे उन ऑर्गेनिज्म को भी नुकसान होता है, साथ ही साथ उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो भी उनसे छिन जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन। इसका मतलब क्या है कि वाइल्ड लाइफ और ह्यूमंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सपोज करो कोई भी वाइल्ड लाइफ है वो अपने नेचुरल हैबिटेट से आपके रोड साइड पर आ गए हैं, सो आप या तो आप उनसे डर जाते हो या वो आपसे डर जाते हैं। अगर आप उनसे डर जाते हो तो क्या करते हो, आप उनको शूट कर देते हो, वो वहीं मर जाते हैं, वो वहीं ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, और या फिर जो वाइल्ड लाइफ है जो वाइल्ड लाइफ है ये आपसे डर जाते हैं तो ये आप पर अटैक कर देते हैं। इस वजह से भी ये क्या हो रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्शंस हो रही है, इसकी वजह से भी नेचुरल हैबिटेट में डिस्ट्रक्शंस हो रहा है। सो जब आप उनको कॉल करोगे, जो कि डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको कॉल करोगे, वो क्या करेंगे, इनकी जो जैसे टाइगर्स वगैरह है उनको लेकर जाएंगे, फिर जू में जाके बंद कर देंगे, तो ये भी क्या हो रहा है, उनके नेचुरल हैबिटेट में कमी आ रही है, मतलब उनसे उनका नेचुरल हैबिटेट छिन रहा है। ठीक है, सो ये रीज़न थे किसके, एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के ख़त्म होने के, कि उनका नेचुरल हैबिटेट तो उनसे छिन ही रहा है, साथ में वो खुद भी ख़त्म हो रहे हैं। कैसे, कॉन्फ्लिक्शन के ह्यूमन्स एंड वाइल्ड लाइफ की कॉन्फ्लिक्शन की वजह से, क्योंकि या तो ह्यूमन उनसे डर रहा है या वाइल्ड लाइफ उनसे डर रही है, दोनों के कॉन्फ्लिक्शन की वजह से जो वाइल्ड लाइफ है वो ख़त्म हो रही है। अगर आप उनसे डर रहे हो देन आप उसको शूट कर दोगे, अगर वो आपसे डर रहे हैं देन वो आप पर अटैक करेंगे, और आप क्या करोगे, वहाँ के जो डिपार्टमेंट है, जू के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको कॉल करके बुलाओगे, वो इनको ले जाएंगे। सो इस तरह से भी क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहे हैं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, सबसे भी जो वाइल्ड लाइफ है वो ख़त्म हो रही है। हंटिंग के कारण भी जो वाइल्ड लाइफ है वो ख़त्म हो रही है। ठीक है, सो ये सब रीज़न थे। नाउ लेट्स मूव। नेक्स्ट इज़ कंजर्वेशन। हम वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। सो इन इंडिया कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ वाज अंडर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ड्यूरिंग द 1952 टू 1972। 1952 से लेकर 1972 तक एक पॉलिसी बनाई गई थी जिसके अंडर जो वाइल्ड लाइफ है उनको कंजर्व किया जाता था। उस पॉलिसी का नेम क्या था, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंडर वाइल्ड लाइफ को क्या किया जाता था, प्रोटेक्ट किया जाता था, कंजर्व किया जाता था। ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज गिवन, यानी कि 1972 के बाद 1952 टू 1972 तक क्या चला था, एक पॉलिसी बनाई गई थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। फिर 1972 के बाद एक एक्ट बना दिया, किसके प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए 1972 में एक एक्ट बना दिया, और उस एक्ट को आज भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। और आज वो जो एक्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ हमारे कंट्री में है, जिससे कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब एक वर्ड है IUCN, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये कमेटी है जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है। एक
जो नेचर है उसका कंजर्वेशन किया जाता है, जिसका पूरा नेम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वाज फॉर्म्ड इन 1948, जो 1948 में बनाई गई थी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या होता है? बुक फॉर्म बाय IUCN। ये जो बुक थी ये किसने बनाई थी? IUCN ने बनाई थी, और IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, जो रेड डाटा बुक थी ये IUCN ने बनाई थी, और ये क्या बताती है? ये बताती है इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द स्पीसीज विच आर एक्सटिंक्ट। ऐसे स्पीसीज के बारे में ये इंफॉर्मेशन देती है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है, यानी कि ख़त्म हो चुकी है या फिर वो ख़त्म होने वाली है। ठीक है, और आर इन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि ख़त्म होने की कगार पर है। देयर आर 5 कैटेगरीज, और इस बुक को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। यानी कि ये 2 चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि ऐसे स्पीसीज या तो वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है या फिर वो एक्सटिंक्ट होने वाली है, इनके बारे में वो इंफॉर्मेशन देती है। और इस बुक को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक्सटिंक्ट स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि जो ख़त्म होने वाली है, वल्नरेबल स्पीसीज एंड रेयर स्पीसीज एंड इनसफिशिएंटली नोन स्पीसीज। ये सब क्या होता है ये आप आगे चैप्टर 19 में स्टडी करोगे कि ये सब क्या है। ठीक है, बस आपको अभी इतना याद रखना है कि जो रेड डाटा बुक है वो आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दीज आर एक्सटिंक्ट स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज एंड रेयर स्पीसीज एंड इनसफिशिएंटली नॉन स्पीसीज। ओके, फिर ये जो कंजर्वेशन है, वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन, इसके लिए सबसे पहले तो पॉलिसी बनाएगी। फिर 1972 के बाद एक एक्ट बना दिया गया। फिर उसके बाद 1948 में एक IUCN बनाया गया था जिसके अंदर नेचर को कंजर्व किया जाता है। और फिर एक रेड डाटा बुक आई जो हमें इंफॉर्मेशन देती है स्पीसीज के बारे में जो कि एक्सटिंक्ट होने वाली है। उसके बाद जो कंजर्वेशन है वाइल्ड लाइफ का, उसके लिए जो गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज़ बनाए हैं। उन एरियाज़ के नेम है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये तीनों चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है वाइल्ड लाइफ को, जिससे कि वो प्रोटेक्ट रह सके, उनको अपने नेचुरल हैबिटेट जैसा फील हो सके। दीज आर सेटअप टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ। इनको सेटअप किया गया है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। जैसे कि नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये बिल्कुल उनके नेचुरल हैबिटेट की तरह है। जैसे अगर हम टाइगर की बात करें तो टाइगर अगर नेशनल पार्क में है तो नेशनल पार्क बिल्कुल उनके नेचुरल हैबिटेट की तरह ही होगा। उनको लगेगा ही नहीं कि वो कहीं जू में है या कुछ हो रहा है। जैसे जू में तो उनको बंद करके रख देते हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगता है ना। किसको पसंद है जेल में रहना? किसी को पसंद नहीं है। सो एक ऐसी एरिया है जहाँ पर उनको अपने नेचुरल हैबिटेट जैसा लिखता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा सा एरिया होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है, लार्ज एरिया होता है ये, और उनको बिल्कुल अपने नेचुरल हैबिटेट की तरह ही फील होता है, जिससे वहाँ पर ये जो वाइल्ड लाइफ है वो प्रोटेक्ट रह सकते हैं। और ऐसे एरियाज़ में हंटिंग जो होती है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती। ऐसे एरियाज़ में जो हंटिंग होती है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती। और अगर हंटिंग नहीं होगी देन जो वाइल्ड लाइफ है वो कंजर्व रहेंगे। यानी कि कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, लाइक ग्रेजिंग है, कुछ भी है, तो वो सब यहाँ पर बैन होती है। अगर किसी को जाना है इन एरियाज़ के अंदर, किसी को देख कर आना है, घूमने की इच्छा है जिसकी, तो उसको भी पहले परमिशन लेनी पड़ती है, एक कार्ड बनवाना पड़ता है, फिर उसके बाद उनको इनमें एंट्री दी जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ पर हंटिंग और जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो सब अलाउड नहीं है। ठीक है, सो ये क्या होते हैं नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें क्या डिफरेंस है, ये होते क्या हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब क्या है, ये सब सेटअप तैयार किए गए हैं वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। ओके, सो इन दिस वीडियो वी हैड डिस्कस अबाउट दी कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कि वाइल्ड लाइफ को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ होती क्या है? वाइल्ड लाइफ वो होती है जिसको हमने डोमेस्टिकेशन नहीं किया, जिसका हमने डोमेस्टिकेशन नहीं किया, अनडोमेस्टिकेटेड लाइफ
जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में रह रही है और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके शेल्टर की, उनके वाटर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके खुद के ऊपर होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ कहते हैं। फिर हमने देखा था कि वाइल्ड लाइफ के एक्सटिंक्ट होने के रीज़न क्या क्या थे। सो वो जो रीज़न थे वो थे हंटिंग की वजह से भी क्या हो रहा है, जो वाइल्ड लाइफ है वो ख़त्म हो रहे हैं। पोल्यूशन, एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इनसे उनके नेचुरल हैबिटेट भी उनसे छिन रहे हैं, साथ ही साथ वो खुद भी ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है। फिर था जो ऑयल के जो टैंक हैं उनमें लीकेज होने की वजह से जितने भी ओशन के ऑर्गेनिज्म हैं वो सब ख़त्म हो रहे हैं। फिर था कॉन्फ्लिक्शन बिटवीन द ह्यूमंस एंड द वाइल्ड लाइफ। सो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, जो वाइल्ड लाइफ है वो ख़त्म हो रही है। और इसको कंजर्व करने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई थी, उसके बाद एक एक्ट बनाया गया था। पॉलिसी का नाम क्या था, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट बनाया गया था, जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन दिया जाता था। और फिर एक IUCN है जिनका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, जो कि 1948 में बनाई गई थी। और इन IUCN ने क्या बनाया, रेड डाटा बुक को तैयार किया, जो कि इंफॉर्मेशन देता है ऐसे स्पीसीज के बारे में जो कि एक्सटिंक्ट होने वाली है या फिर एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है। और इस बुक को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं, जो कि क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं। और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।